सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए। इससे पहले दोस्तों जैसे आपको पता 2 चरणों की परीक्षा हो चुकी है, लास्ट चरण बाकी बचा है और दूसरे साथ ही यह क्वेश्चन अदर स्टेट के जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। ये जनरल नॉलेज संबंधी क्वेश्चन हैं और सामान्य ज्ञान से दोस्तों इसके जो है आपको मॉक टेस्ट भी उपलब्ध है। दोस्तों अभी तक मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के उत्तर प्रदेश में जो एग्जाम हो रहा है उससे संबंधित वीडियो नहीं बनाए थे, लेकिन मेरे द्वारा कुछ 1 साल के 1 लाइन जीके क्वेश्चन, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कुछ स्पष्टीकरण वाले क्वेश्चनों की पीडीएफ अलग अलग बनाई थी। मैंने जब देखा 80 से 90% क्वेश्चन उन्हीं तीनों पीडीएफ से आए हुए हैं करंट अफेयर के संबंधी, और कुछ मेरे द्वारा जो ये इकट्ठा किया गया डाटा यूनिट वाइज था उसमें से भी मिले हैं। तो मैंने सोचा कुछ आपको फ़ायदा मिले, कुछ अच्छी जानकारी आपको दे दूं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। कौन सी संस्था क्वार्टरली हाउस प्राइस इंडेक्स जिसको HPI जारी बोला जाता है जारी करती है? ए वित्त आयोग, बी वित्त मंत्रालय, सी HDFC और डी जो है भारतीय रिजर्व बैंक। तो दोस्तों इसमें जो है डी ऑप्शन सही है, भारतीय रिजर्व बैंक ये जारी करती है। प्रश्न नंबर 2 है, राज्यसभा के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए दिनेश कुमार को, बी सी वेणुगोपाल, डी अजय भल्ला और डी डॉक्टर रामाचार्युलू। तो दोस्तों इसका डी डॉक्टर रामाचार्युलू को नियुक्त किया गया है राज्यसभा के नए महासचिव के रूप में। प्रश्न नंबर 3 है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जिसको CBDT बोला जाता है के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? ए में दिया है JP महापात्रा, बी में सी वेणुगोपाल, डी में अजय भल्ला और डी जो डॉक्टर रामाचार्य। तो इसमें दोस्तों आपको पता होगा जो JV महापात्रा हैं उनको CBDT का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 4 है, किस राज्य ने स्टार्टअप क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी इनोवेशन मिशन लॉन्च किया? दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पता होगा, आ भी चुका है, इससे रिलेटेड या सेम तो नहीं लेकिन इससे रिलेटिव आ चुका है। ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी पंजाब। तो दोस्तों इसमें जो है डी है, ये पंजाब इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 5 है, टाटा AIF लाइफ इंश्योरेंस ने जिस ओलंपिक पदक विजेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है उनका क्या नाम है? ए नीरज चोपड़ा, बी बजरंग पूनिया, सी रवि दहिया और डी मीरा बाई चानू। तो दोस्तों इसमें जो है आपको पता होगा नीरज चोपड़ा को चुना गया है टाटा AIF लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर। प्रश्न नंबर 6 है, अब दोस्तों यह जीके के क्वेश्चन थे, अभी हम करेंगे बात टीचिंग के संबंधी। एक शिक्षक द्वारा ब्लैक बोर्ड का सबसे अच्छा उपयोग किया जा सकता है, यानी कि कोई टीचर है वो ब्लैक बोर्ड का प्रयोग किस लिए सबसे अच्छा कर सकता है? शिक्षण की पॉइंट को सफ़ेद एवं काले में लिखने के लिए, बी छात्रों को चौकस करने के लिए, या डी महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय बिंदु लिखने के लिए, और डी शिक्षक को स्वयं पर प्रकाश डालने के लिए। तो दोस्तों इसमें जैसे आपको सबसे अच्छा पॉइंट जो सी लग रहा होगा, महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय बिंदु लिखने के लिए ही एक टीचर ब्लैक बोर्ड का अच्छा प्रयोग कर सकता है। प्रश्न नंबर 7 है, आजकल सीखने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? स्वाध्ययन या आमने सामने की सीखना, ई लर्निंग द्वारा, या ई लर्निंग एंड मिश्रित? तो दोस्तों इसमें जो है डी ऑप्शन जो आएगा, एक तो ई लर्निंग, आप देख ही रहोगे लॉकडाउन लगा कोविड के कारण और सभी बच्चों की ऑनलाइन क्लासें, तो ई लर्निंग और साथ साथ मिश्रित शिक्षा जो है यानी कि वे सबसे प्रभावी इन जो ऑप्शन दिए हैं तरीका है। प्रश्न नंबर 8 है, सीखने का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? जो एक सीखने का कोई भी हम लर्निंग करते हैं उसका सर्वोच्च स्तर क्या है? चैन लर्निंग, बी प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, या स्टिमुलेटेड रिस्पॉन्स लर्निंग, या कंडीशनल रिफ्लेक्स लर्निंग? तो दोस्तों इसमें जो है आप देख रहे होंगे सबसे पहले वैसे देखा जाए तो सीखने के 3 स्तर नॉर्मली, इसमें कुछ ऑप्शन को थोड़ा घुमा के दिया है। एक है मेमोरी, फिर अंडरस्टैंडिंग, फिर है रिफ्लेक्टिव या जिसको बोलते हैं चिंतन लेवल। तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग जो मान लिया जैसे चैन लर्निंग, ये तो चैन लर्निंग क्या है? मेमोरी लर्निंग में आता है, जो कि मेमोरी के बच्चे को उनको चैन के द्वारा भी आप प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग भी है मेमोरी लेवल में ही आता है। उनको कोई
पहेली या पजल दे दी जाती है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग जो है अंडरस्टैंडिंग में आ जाता है, लेकिन कंडीशनल रिफ्लेक्ट लर्निंग या चिंतन तभी होता है जब उसका सर्वोच्च स्तर पहुंच जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, प्रभावी और स्थायी शिक्षण ग्रहण के लिए शिक्षा ग्रहण प्राप्तकर्ता के पास क्या होना चाहिए। यानी कि अगर आप इफेक्टिव और जो है एक स्थायी शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो प्राप्तकर्ता के पास केवल शिक्षा प्राप्त करने की योग्यता, केवल उत्प्रेरक का अपेक्षित स्तर, केवल शिक्षण ग्रहण के अवसर, योग्यता और प्रेरणा का वांछित स्तर। तो दोस्तों इसमें जो आपको सबसे प्रभावी लग रहा होगा वह होगा योग्यता, और माने उसकी योग्यता होनी चाहिए और प्रेरणा का वांछित स्तर भी होना चाहिए। प्रश्न नंबर 10 है, एक शोध पत्र। दोस्तों अभी जो क्वेश्चन है वह है रिसर्च से। एक शोध पत्र है किसी विषय पर जानकारी का संकलन। बी है लेखक द्वारा, यानी लेखक द्वारा होना चाहिए था, लेखक द्वारा समझा गया मूल शोध शामिल है। सी है सहकर्मी की समीक्षा की गई मूल शोध या दूसरे द्वारा की गई शोध का मूल्यांकन शामिल है। एक से अधिक जर्नल में प्रकाशित किया जा सकता है। तो दोस्तों इसमें जो है अगर आप 10 का देखें, सी है सहकर्मी की समीक्षा की गई मूल शोध या दूसरों द्वारा की गई शोध का मूल्यांकन शामिल है एक शोध पत्र में। प्रश्न नंबर 11 है, एक वर्किंग हाइपोथेसिस या परिकल्पना है। एक तर्क के लिए एक सिद्ध परिकल्पना, परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। आगे के शोध के लिए एक अंतिम रूप से स्वीकृत परिकल्पना या एक वैज्ञानिक सिद्धांत। तो दोस्तों वर्किंग हाइपोथेसिस वो होती है जो हम जिसका सेलेक्ट करते हैं, जिस पर रिसर्च करते हैं। जैसे एक होता है नल परिकल्पना और एक आपकी दूसरी परिकल्पना होती है जो आपकी क्या मतलब जिसको हम लास्ट में अगर नील परिकल्पना है वो कैंसिल हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है, तो उसके बाद जो परिकल्पना, तो आगे के शोध के लिए एक अंतिम रूप से स्वीकृत परिकल्पना ही होती है वर्किंग। यानी कि अब आगे जो शोध करनी है उसके रूप से अंतिम रूप से हम उसको स्वीकृत कर चुके हैं। तो इसमें सी ऑप्शन राइट आएगा, एक वर्किंग हाइपोथेसिस। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा विधि संभावित विधि पर आधारित है। यानी कि संभावित जो विधि है उस पर कौन सा है, कॉन्वेनेंस सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तो दोस्तों इसमें जो है ये असंभावित विधि है, जैसे कॉन्वेनेंस सैम्पलिंग हो गया, कोटा हो गया, जजमेंट हो गया, यानी कि असंभावित विधि है। तो इसमें जो है आपकी स्ट्रेटिफाइड यानी कि डी, ये बिल्कुल संभावित, जो संभावित के 5 प्रकार हैं उनमें से एक मानी जाती है। प्रश्न नंबर 13 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। वे राष्ट्रपति की प्रसाद पद धारण करते हैं, ये गलत है। भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय हैं उसके जितने भी न्यायाधीश हैं या जज हैं वह एक कहना मतलब प्रसाद प्रसन्न नहीं, एक औपचारिक रूप से पद धारण करते हैं। जब जांच लंबित हो निलंबित किया जा सकता है। जांच निलंबित है उस समय, जब लंबित यानी कि जांच चल रही हो तो उस समय निलंबित नहीं किया जा सकता। जब उस जांच का फाइंडिंग बाहर निकल के आएगा या इसका निष्कर्ष आएगा तभी, तो दूसरा भी नहीं होगा। दुर्व्यवहार सिद्ध या अक्षमता के कारण हटाया जा सकता है, ये सही है। अगर किसी पे कोई दुर्व्यवहार का आरोप लगा है और वह सिद्ध हो जाता है, साथ ही साथ यह अक्षमता है कि इस पद को प्राप्त करने की उनकी क्षमता नहीं है या इस क्षमता की योग्य नहीं है, तो उनको हटाया जा सकता है। तो इसमें पहला और चौथा सही होगा, पहला चौथा डेल्टा में सही है, डी में, तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 14 है, भारत के महान न्यायवादी के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है। अब क्वेश्चन को भी ठीक से पढ़ना है, इसमें सही नहीं है। तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत के महान्यायवादी नियुक्त करते हैं जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहने की योग्यता, ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश क्या मतलब रहने की योग्यता हो, बिल्कुल सही है। भारत का महान्यायवादी वही बन सकता है, उससे नीचे के लेवल के नहीं बन सकते। तो दोस्तों इसमें ये सही हो जाए, कहना मतलब सही है, तो इसका उत्तर में नहीं आएगा, आप वहाँ पर सही नहीं है पूछा गया है। उनको देश के सभी न्यायालयों में प्रस्तुत होने का अधिकार है। अगर जो भारत का महान्यायवादी है वह किसी भी न्यायालय में जाकर प्रस्तुत हो सकता है या उनको न्यायालय में प्रस्तुत होने का अधिकार होता है। उनको लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है। तो दोस्तों इसमें जो है
उनको लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है। उनकी निश्चित अवधि होती है और उनकी ऐसा भी नहीं है निश्चित अवधि नहीं होती, राष्ट्रपति महोदय द्वारा कभी भी लगाया जा सकते हैं। तो इसमें सिर्फ सही नहीं है, तो दूसरा पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा सही नहीं है, तो तीसरा चौथा सी में आएगा, सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, संचार की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम क्रम है, यानी कि संचार जो है उसमें कौन सा क्रम सही है, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, इसमें जो ए में दिया है कम्युनिकेटर, यानी कि संवाद करने वाला, यह सबसे पहले संवाद करने वाला ही नहीं होगा तो संवाद कहाँ से होगा या संचार कहाँ से होगा, तो ये तो बिल्कुल सही है। मीडियम, अब संचार करने वाला मीडियम, रिसीवर, इफेक्ट, मैसेज, अब इसमें जो ये गलत है क्योंकि मैसेज बाद में नहीं आएगा। कम्युनिकेटर संवाद करने वाला कोई भी बात बोलेगा, कोई भी अपने कोड के द्वारा, लिखित के द्वारा, उसका एक मैसेज कहलाएगा, तो इसमें दूसरा आना चाहिए था मैसेज। तो मीडिया, दूसरे में भी बी में मीडिया, कम्युनिकेशन, मैसेज, रिसीवर, इफेक्ट नहीं आएगा। तीसरा देखते हैं कम्युनिकेटर, ये सही है। कम्युनिकेटर जो भी अपनी बात रखना चाहता है लिखित या मौखिक तौर से उसको मैसेज कहेंगे। और फिर मीडियम, हाँ मैसेज को किस माध्यम से, वो लिख के भेजना चाहता है, बोल के भेजना चाहता है या लेटर से, ईमेल से होगा, फिर उसके बाद रिसीव करेगा, उसके बाद इफेक्ट होगा, तो इसमें बिल्कुल सही सी होगा। सबसे पहले कम्युनिकेटर एक संवादक होता है, वो उसका कोई एक मैसेज होता है, वो किसी तरीके से भेजता है, और फिर कोई भी उसको रिसीव करता है, और उसके बाद जो है रिसीव करने के बाद इफेक्ट होता है उसका या फीडबैक मिलता है। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 16, एक शिक्षक का कक्षा संचार किस सिद्धांत पर होता है? इन्फॉर्मेंट होता है या एजुमेंट होता है, इंटरटेनमेंट होता है, इनलाइटनमेंट होता है? तो दोस्तों एजुटेनमेंट होता है, तो इसमें जो है 16 का बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 17, कक्षा संप्रेषण होना चाहिए शिक्षित केंद्रीय, छात्र केंद्रीय, सामान्य केंद्रीय या पाठ्य पुस्तक केंद्रीय? तो दोस्तों आज की डेट में सभी जितने भी विधियां हैं, संप्रेषण है कक्षा का, उसको सोच रहे हैं छात्र के केंद्र पर निर्भर होना चाहिए, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, न्यू मीडिया के माध्यम से संचार जैसे कि कंप्यूटर, टेलीशॉपिंग, इंटरनेट और मोबाइल टेलीफोनी को कहा जाता है? तो इंटरटेनमेंट कहा जाता है, इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन कहा जाता है, डिप्लॉयमेंट कम्युनिकेशन कहा जाता है या कम्युनिकेशन कहा जाता है? तो दोस्तों इसमें जो है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, उनको कहा जाता है इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन। प्रश्न नंबर 19, ईमेल क्लाइंट द्वारा आपके कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोटोकॉल, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आता है। TCP, FTP, यानी FTP, SMTP या POP? तो दोस्तों इसमें जो देखोगे आप, तो इसमें कुछ ऐसे प्रोटोकॉल हैं, जब हमारे को कोई ईमेल आता है तो ईमेल को डाउनलोड करते हैं, उसके लिए हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसे कहने मतलब प्रोटोकॉल होने चाहिए जिनकी वजह से हम, तो उसको बोलते हैं POP। प्रश्न नंबर 20 है, कंप्यूटर वायरस है, एक हार्डवेयर है, बैक्टीरिया है, सॉफ्टवेयर है, इनमें से उपरोक्त में कोई नहीं? तो ये तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, जो वायरस होते हैं वह एक तरह का सॉफ्टवेयर ही होता है जो आपके कंप्यूटर में कहीं से आ जाता है। प्रश्न नंबर 21 है, इंटरनेट नैतिक प्रोटोकॉल को कहा जाता है? नेट प्रोटोकॉल, नेटिक्वेट्स या नेट एथिक्स या नेट मोरालिटी? तो दोस्तों 21 का आप देखेंगे तो इसमें जो है बी ऑप्शन, उसको बोला जाता है नेटिक्वेट। प्रश्न नंबर 22, निम्न में से किसके बाद भारत में कॉलेजों में सर्वाधिक छात्र हैं? यूके के, USA के, ऑस्ट्रेलिया के, कनाडा के? तो देखा जाए तो वैसे दोस्तों एक ये बड़ा ही क्वेश्चन तखड़ा दिया गया है, लेकिन आपको वैसे तो लगेगा कि हमारे भारत में जो है यानी कि USA के बाद, अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा छात्र हमारे देश में है। लेकिन अगर आप रेशियो देखें तो हमारे यहाँ भी 27-30% भी जो है हायर एजुकेशन में कॉलेजों में नहीं जा रहे बच्चे, 10 में से 3 ही बच्चे कॉलेजों में जा रहे हैं, बहुत कम रेशियो है। जबकि 95 तक अमेरिका के बच्चे 95% कॉलेजों तक जाते हैं, यानी कि अपने ग्रेजुएशन करते हैं। हमारा एजुकेशन का लेवल ये है।
प्रश्न नंबर 23 है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कब खुला? वर्ष 1965, 1945, 1985 या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सी है 1985 में जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय दिल्ली में है वो ओपन हुआ था। और दोस्तों एक साथ एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, जो भी मेरा वीडियो देख रहा है अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही मैं बताना चाहता हूँ, जो उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन का जो सर्विस कमीशन द्वारा फीस ली गई, बहुत सारे बच्चों को बोल दिया गया कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर गलत आपने फीड कर दिया। क्या कोई बच्चा कहीं से रजिस्ट्रेशन नंबर बना के लाएगा? कोई होगा जानबूझ के? ये सब इन लोगों का एक करप्शन का कारण है। इन्होंने कितने बच्चों को, मैं भी एक उसमें शामिल हूँ, कितने बच्चों को एग्ज़ाम देने से रोक दिया। यह एक कहना मतलब सिस्टम की बहुत बड़ी कमी नहीं कहूँगा मैं, इसको जानबूझ के की गई एक गड़बड़ है। इसमें जो है आप मानो कि सही सिलेक्शन होगा, नहीं मैं मान सकता। अगर 10 बच्चे की जगह सिर्फ 5 बच्चे या 7 बच्चे एग्ज़ाम दे पा रहे हैं, उससे जो सिलेक्शन हो रहा हो सकता है 3 बच्चे जो छूट गए उनका, या 3 जो छूट गए जो प्रोफेसर का एग्ज़ाम देना चाहते थे, उनमें अच्छी क्वालिटी हो, अच्छा ज्ञान हो, लेकिन यह बहुत ही ज़्यादा यह कहने मतलब इस तरह का बचना के रजिस्ट्रेशन नंबर गलत भर दिया। हम आपके पास फीस तो गई है ना, आपने किसी को कोई ईमेल से कोई नोट रिसिप्ट या कोई भी किसी तरह का, राजस्थान में अभी भरा था उनके यहाँ कितने फार्म भरे गए, फीस स्लिप भी साथ में आई। कहना मतलब सिस्टम बहुत ही गलत था। प्रश्न नंबर 24, भारत की ऊर्जा आवश्यकता में जीवाश्म ईंधन के बाद योगदान देने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा, नाभ की ऊर्जा, जल ऊर्जा जिसको हाइड्रो पावर बोलते हैं, या पवन ऊर्जा? तो दोस्तों इसमें सी ऑप्शन है, जल ऊर्जा। प्रश्न नंबर 25, निम्न में से मीथेन किसका स्रोत है? वेटलैंड्स, या जिसको बोल दलदल, फोम उद्योग, थर्मस पावर प्लांट या सीमेंट उद्योग? तो दोस्तों इसमें जो मीथेन जो निकलती है, तो जैसे हम गोबर सड़ाते हैं निकलती है, दलदली भूमि हो या जो धान के खेत में भी ज़्यादातर भूमि इस तरह की होती है, वहाँ से मीथेन का सर्जन होता है। प्रश्न नंबर 26 है, नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? इससे क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। जलवायु परिवर्तन से है, या ओजोन परिवर्तन से, या ओजोन की कमी से है, खतरनाक कचरे से है, जैव विविधता से है? तो दोस्तों यह जैव विविधता से संबंधित है, इसको याद रखें, नागोया प्रोटोकॉल। प्रश्न नंबर 27, भूकंप के मामले में रिएक्टर स्केल पर 1 की वृद्धि का तात्पर्य है? भूकंपीय तरंगों के आयाम में 10 गुना वृद्धि, या भूकंपीय तरंगों की ऊर्जा में 10 गुना वृद्धि, या भूकंपीय तरंगों के आयाम में 2 गुना वृद्धि, या भूकंपीय तरंगों की ऊर्जा में? एक है आयाम, एक है ऊर्जा। तो दोस्तों इसमें आप देखेंगे तो भूकंपीय तरंगों के आयाम में 10 गुना वृद्धि, ए ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 28 है, हल्दी घाटी की लड़ाई में किस किस के बीच हुई थी? मुगलों के और आमेर के, मुगल और कोटा के, सी मुगल और मेवाड़ के, और मुगल और मारवाड़ के? तो दोस्तों इसमें जो सी ऑप्शन है, मेवाड़ के और मुगलों के बीच में यह युद्ध हुआ था। प्रश्न नंबर 29, टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? अलाउद्दीन हसन को, बी मोहम्मद कुली कुतुब शाह को, महमूद गवा को? इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों महमूद गवा जो था एक विजयनगर यानी कि बहमनी साम्राज्य में था, और उसने भी टोडरमल की तरह भूमि को नाप तोल कराया था और भूमि के संबंधी बहुत सारे उपाय किए थे, तो उनका आगामी माना जाता है महमूद गवा को। और एक विदेशी था, उसने फिर आने के बाद प्रधानमंत्री इत्यादि के पद ग्रहण किए और एक बहमनी राज्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा नाम कमाया। प्रश्न नंबर 30, आत्मा और पूर्वजों से बात करने को क्या कहा जाता है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन या डायलॉग कम्युनिकेशन? तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन का जो उत्तर है वह है ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, जिसको आपस में ही बात करना, खुद से बात करने को कहा जाता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों को शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगी बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो मिल जाए। दोस्तों मेरे पास कोई जी के पार्ट जो है मैंने कुछ तैयारी के लिए जो बना रखा था, या जो उसकी मैं तैयारी कराता हूँ जैसे एग्ज़ामों की, उनके लिए मैंने 1 लाइन क्वेश्चन 1 से 1.5 साल के
जीके के डेली प्रत्येक महीने के 150 से 200 क्वेश्चन होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मंथली वाइज और साथ साथ कुछ स्पष्टीकरण या जिन एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन होते हैं उनको एकत्रित किया। अभी मैंने जब देखा जो 20 जीके के क्वेश्चन आए हैं और जो मेरे पास कहने मतलब नेट क्वालिफाई के संबंधित यूनिट वाइज डाटा था उसमें से ही सभी क्वेश्चन आ रहे, तो मैंने सोचा कुछ वीडियो आपके लिए प्रोवाइड की जाए हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर दे और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।